नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से इस कड़ी में एक और नई शुरुआत में करने जा रहा हूं और वो है डेली करंट अफेयर। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये करंट अफेयर इस तरह से डिजाइन किए होते हैं जिसमें मैं आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक के पार्ट को बहुत व्यवस्थित रूप से कवर करने का काम करूंगा। यानी कि जो खबर करंट में होगी मैं उसको स्टैटिक के साथ जोड़ूंगा, जिससे कि आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक वाला पार्ट यानी कि जीएस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि पूरा एरिया कवर हो सके। तो आज से एक नई शुरुआत है और ये क्लास हर रात 10 बजे आया करेगी, यानी कि शाम को 10 बजे ये क्लास आया करेगी। कोशिश किया करिए कि इस क्लास में प्रीमियर होगा इसका, मैं पीछे बैठा रहूँगा, लाइव देखिए और आपके जो भी कमेंट होंगे उसके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उनको अगली क्लास में उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो बिना देरी करे मैं आज आपके साथ शुरू कर देता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने इसको डिज़ाइन किया है क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के बाद पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन और कुछ टॉपिक्स और कुछ सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, और जहां पर भी मैप की जरूरत होगी वहां पर मैंने मैप का इस्तेमाल किया है। क्लास आज तो हिंदी में है, बाकी अगली क्लासेस से ये दोनों भाषाओं में मिलेगी आपको। क्वेश्चन है पहला, निम्न में से कौन सा पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य है? हाल में ही आपको याद रखना है, पीएम पोषण योजना काफी ज्यादा न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए। एक योजना चली थी जिसका नाम था मिड डे मील। इसी मिड डे मील योजना को रिप्लेस करके एक नई योजना चलाई गई जिसका नाम है पीएम पोषण योजना। तो आपसे पूछा है कि पीएम पोषण योजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें होने वाले मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आदिवासी समुदाय में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए, सरकारी स्कूलों में पका भोजन प्रदान करने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए निम्न में से पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको नाम से पता लग रहा होगा, पीएम पोषण योजना बेसिकली इसका आंसर होगा सरकारी स्कूलों में पका भोजन प्रदान करने के लिए। 8वीं क्लास तक के बच्चों को पका व स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना की शुरुआत की गई। इसके पहले फेज की शुरुआत 2021 से 2025 के बीच में की गई। और आपको पता होना चाहिए इस योजना को रिप्लेस कौन सी योजना ने किया है? तो इसको रिप्लेस किया है एक योजना है जिसको मैं और आप क्या बोलते हैं? मिड डे मील। क्या बोलते हैं? मिड डे मील। तो मिड डे मील योजना ने इसको रिप्लेस किया है। मिड डे मील योजना की शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1995 में की गई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई और सर्वप्रथम इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? के कामराज, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता रहे हैं तमिलनाडु से। सर्वप्रथम ये उनके द्वारा विचार दिया गया था, किसका? मिड डे मील का। तो इसी मिड डे मील को रिप्लेस करके पीएम पोषण योजना की शुरुआत की गई, जो हाल में ही न्यूज में है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को एक समय का गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें केंद्र का ही सारा रोल देखने को मिलता है। दूसरी बात, वर्ष 1995 में शुरू की गई एमडीएम यानी कि मिड डे मील योजना विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यानी कि मिड डे मील योजना न सिर्फ बच्चों में पोषण के स्तर को इंप्रूव करना, जबकि उन्हें कक्षा में अटेंडेंस रेशो को प्रमोट करना और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 1995 में। एक और बात याद रखिएगा, इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट किसको जाता है? के कामराज को जाता है, जिन्होंने तमिलनाडु में सर्वप्रथम की शुरुआत की जब वो वहां के सीएम हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही खबरों में रहा सुंगी प्रवास क्या है? आपसे पूछा है कि हाल ही खबरों में रहा सुंगी प्रवास क्या है। ऑप्शन ए, सरकार के द्वारा प्रवास को रोकने की कोई मुहिम है। जिस तरह से हमारे देश में रूरल एरिया से माइग्रेशन होकर शहरों में बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं, तो क्या उसको रोकने की ये की योजना है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में परिवारों के द्वारा प्रवास की जाने वाली मुहिम है। बी, बिहार में परिवारों के द्वारा प्रवास की जाने वाली मुहिम है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हाल ही खबरों में रही सुंगी प्रवास योजना का संबंध किससे है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। सुंगी प्रवास योजना, जरा बताइए इसका संबंध किससे है? सुंगी प्रवास आपके सामने है, 2 बार लिख गया है। सुंगी प्रवास क्या है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश में परिवारों के द्वारा प्रवास की जाने वाली मुहिम है। देखो होता क्या है, गर्मियों के मौसम में
कई आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, तो सूखे पड़ने की वजह से उस रीजन में पानी खत्म हो जाता है, जानवरों के लिए चारा खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, वहां से निकलकर दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, और इसी को नाम क्या दिया जाता है, सुंगी प्रवास। तो आपको याद रखना है सुंगी प्रवास का संबंध किस स्टेट से है, तो आंध्र प्रदेश से है, याद रखिएगा इसके बारे में। अभी यहां पर किसकी सरकार है जरा बता दीजिए, तो अभी यहां पर टीडीपी की सरकार है, ठीक है, और चंद्रबाबू नायडू यहां के सीएम है। एक और बात आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए, ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और जब ये भाषा के आधार पर बना तो 1953 में भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो ये भी आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए क्या है। प्रत्येक गर्मी के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से हजारों परिवार मौसमी प्रवास पर निकलते हैं, जिसे स्थानीय रूप से सुंगी के नाम से जाना जाता है। तो सुंगी एक प्रकार का प्रवास है जो मुख्य रूप से कहां देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। गर्मी की वजह से ये माइग्रेट करते हैं। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, स्वेज नहर निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है। अब ये करंट अफेयर का सवाल नहीं है, स्टैटिक का सवाल है, लेकिन अभी ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है आपको पता होना चाहिए। अरब पेनिनसुला वाले रीजन में अमेरिका धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहीं पर अमेरिका के जंगी जहाजों पर हौती रिबल्स बड़ी मात्रा में बॉम्बिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये नहर न्यूज में आई है। तो देखते हैं स्वेज नहर निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ती है या किन दो सागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए लाल सागर को काले सागर से, ऑप्शन बी लाल सागर को मृत सागर से, ऑप्शन सी लाल सागर को भूमध्य सागर से, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए स्वेज कैनाल निम्न में से कौन कौन से सागरों को जोड़ने का काम करती है। जरा आंसर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बताइए जरा कि स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है। बिल्कुल मैं आपके ऑप्शंस में देखूंगा। देखो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं जब आप प्रीमियर चलता है तो मैं पीछे बैठ के देखता हूं। आप लोग आंसर दीजिए, जो भी सुझाव हैं वो भी दीजिए, जिससे कि मैं व्यवस्थित रूप से उन सुझाव को पूरा कर सकूं। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। आप भी मेरे साथ इसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना देरी करे आप भी पार्टिसिपेट करिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो देखिए स्वेज नहर निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका आंसर है लाल सागर को भूमध्य सागर से। डेट मीन्स रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम करती है स्वेज कैनाल। अभी बहुत न्यूज में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा सा इसका मैप भी जान लो। देखो क्या है। सबसे पहले फ्रांस ये बनवाई किसने थी, तो आपको याद रखना है स्वेज कैनाल को बनवाने का काम 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियरों के द्वारा किया गया था। यानी कि इसको बनवाने का काम फ्रांस के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिए। मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री जलमार्ग का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए 1859 से 1869 के बीच में हुआ। लगभग इसे जोड़ बनाने में 10 साल लगे और 1869 में ये बनकर रेडी हो गई। किनको जोड़ती है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम करती है। जमाल या कमाल अब्दुल नासिर ने क्या किया, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये पूर्ण रूप से इसका कंट्रोल मिस्र के पास हो गया। आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रूट है, जिसके ओपन हो जाने की वजह से भारत की यूरोप के देशों के साथ जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस कैनाल के ओपन होने की वजह से। कौन सी कैनाल, स्वेज कैनाल। याद रखिएगा लगभग 164 किलोमीटर लंबी स्वेज कैनाल है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अब आप ये देखिए, आप ये मैप देख पा रहे हैं, इस मैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर मान के चलो ये हमारा भारत है, पहले हमें यहां से जाना होता था, इस जगह को बोलते हैं कैप गुड होप। कैप गुड होप से होते हुए हमें यहां से होते हुए हम यहां पर ब्रिटेन में जाते थे। यहां पर आप देख रहे हो तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहां से हम जाते थे। अब क्या हुआ, इस रीजन में बनी स्वेज कैनाल। आप ये देख रहे हो ये पूरा रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कैनाल बनी, उसी कैनाल को मैं और आप क्या बोलते हैं, उसी कैनाल को मैं और आप स्वेज कैनाल बोलते हैं। 160 किलोमीटर लंबी है, 1869 में इसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए। एक और मैप मैंने यहां पे लगाया है स्वेज कैनाल से रिलेटेड। आप ये देखिए, ये रहा स्वेज कैनाल का मैप। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। देखिए आप, ये आपका रेड सी मैंने दिखाया, ये आपका मेडिटेरियन सी। इन दोनों सी को जोड़ने के लिए यहां पर क्या बनाया गया है, ये आपका
बनाया गया है? क्या बनाया गया, जल्दी बताओ? सुएज कैनाल बनाया गया है। इजिप्ट का एरिया है जिसे बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसे? सिनाई पेनिनसुला, जो आपको याद रखना है पहले इजराइल ने छीन लिया था। ऊपर की तरफ आपको इधर जॉर्डन देखने को मिलेगा, इधर आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा। ये आपका इजराइल है, ये आपका इजिप्ट है। इजिप्ट मतलब मिस्र, और आजकल ये मिस्र के अंडर में ही आती है। तो ये पूरा रीजन आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? तो आंसर है सुएज कैनाल के बारे में। आई थिंक सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाए जाने वाला ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य है। हाल में ही हमारे कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। आपसे पूछा है कि ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया? ऑप्शन ए, समुद्री डकैती को रोकने के लिए। ऑप्शन बी, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी, जासूसी को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जरा बता दीजिए, हाल में ही हमारे कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जरा आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, फिर मैं इसका राइट आंसर देता हूं। बहुत बढ़िया। देखिए, जब आप ट्राई करते हो ना तो आपको समझ में आने लग जाता है, और जब समझ में आने लग जाता है तो उससे समझ बेहतर होती है, और जब समझ बेहतर होती है तो फिर क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, और क्वेश्चन जब बनने लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे पढ़ाते हुए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जब हम दोनों का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा तो मंजिल हमारी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं ऑपरेशन ओलिविया का संबंध। तो आंसर है, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध है ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। देखिए, हर साल ओलिव रिडले कछुए गर्म पानी में पाए जाने वाले कछुए हैं, सर्वाहारी हैं, सब कुछ खाते हैं। ये बड़ी मात्रा में मास नेस्टिंग करने के लिए ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी के किनारे और सागर माथा के आसपास, गहर माथा के आसपास बड़ी मात्रा में नेस्टिंग करते हैं, यानी कि ये घोंसले बनाते हैं और बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में अंडे देते हैं। उसके बाद इनके बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने के बाद चले जाते हैं। इन्हीं को बचाने के लिए हमेशा हमारा कोस्ट गार्ड एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। याद रहेगा, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए हमारा कोस्ट गार्ड कौन सा ऑपरेशन चलाता है? तो आंसर है ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। याद रखिएगा इसके बारे में। एक और बात याद रखिए, इन्हें हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की फर्स्ट लिस्ट में रखा गया है और IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है और हाईली प्रोटेक्शन प्राप्त है इनको। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य में कांध जनजाति पाई जाती है? अब आपको मैं समझाना चाहता हूं, इस जनजाति को कांध या डोंगरिया कौंध के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा है ये क्यों जानी जाती है, यानी कि किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए, उड़ीसा में पाई जाती है क्या? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है क्या? ऑप्शन सी, केरल में? ऑप्शन डी, उत्तराखंड में? जरा बताइए किस राज्य में पाई जाती है डोंगरिया कौंध जनजाति? एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस जनजाति की ना सबसे पुरानी एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। ये पूरे शरीर पर टैटू बनवाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इनके अंदर टैटू बनवाने की परंपरा जो है वो कम होती जा रही है। इस वजह से इससे माना जा रहा है कि अब ये जनजाति भी आम लोगों के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से ये न्यूज में आई है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। डोंगरिया कौंध जनजाति आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। केरल के बारे में आपको मैंने बताया, यहाँ का 2 डांस भी आपको याद रखना है। एक डांस का नाम है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और एक डांस का नाम है कथकली, कथकली। ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय डांस हैं। उत्तराखंड के बारे में एक 2-3 बातें याद रखनी है। 2-3 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसके अलावा आपको फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहीं पर कुछ दिन पहले एक बड़ा फेमस पार्क बनाया गया था जिसे मैं और आप लाइकेन पार्क के नाम से जानते हैं, वो भी उत्तराखंड में। और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका नाम क्या था शुरुआत में? हैली नेशनल पार्क, आजकल जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो भी इसी वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो डोंगरिया कौंध जनजाति कहां पाई जाएगी? आंसर है उड़ीसा में। अब कुछ बातें आइए। उड़ीसा के कंधमाल जिले की कांध या कौंध जनजाति की महिलाओं में चेहरे पर टैटू गुदवाने की परंपरा थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। इससे क्या पता लग रहा है? आघात से दूसरी ओर वर्तमान में शक्तिकरण को दर्शाता है, यानी कि ये अभी धीरे धीरे एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ने लगे और महिलाओं ने इसको धीरे धीरे त्याग कर अपने अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया है। तो ये बात याद रखिए इनके बारे में। अगला, अब यहां पर एक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने क्वेश्चन में नहीं वैसे बनाए हैं। पहला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, इंपॉर्टेंट है।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 हाल में ही न्यूज में आया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में। देखिए इसकी स्थापना पहले तो समझिए किसको मिला है। ब्राजील की माइक्रो बायोलॉजिस्ट मारिया गेला हंगरिया को मिला है। किसको मिला है? मारिया गेला हंगरिया को ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम क्या है? तो आंसर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। अब इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। बोरलॉग के द्वारा की गई थी। और ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में भुखमरी के काम करने के लिए, इसके अलावा एम्पावरमेंट के लिए काम करने के लिए हर साल किसी न किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? तो भारत के एक महान कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया था। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में क्या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। तो हाल में ही 2025 का अवार्ड किसको मिला है? मारियंगेला हंगरिया को यह अवार्ड मिला है, जिनका संबंध है ब्राजील से। दिमाग में रखिएगा इसके बारे में। आगे आइए, याला ग्लेशियर के मृत होने की घोषणा। हाल में यह ग्लेशियर बड़ा न्यूज में रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2040 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से यह ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि खबरों में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, तो याद रखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा नेपाल के लांगटांग घाटी में, नेपाल की कौन सी घाटी है? लांगटांग घाटी में ये याला ग्लेशियर स्थित है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएगा। 2000 कब तक बताओ जल्दी? 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। इस वजह से ये न्यूज में आया है। तो याद रखिएगा याला ग्लेशियर कहां पर है। अगले छोटा सा क्वेश्चन पे आइए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है? हाल में ही आपको याद रखना है, एक बार देखिए इसको। किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है? तो जरा बता दीजिए किस राज्य हो सकता है। आप इंदिरा जी का नाम आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के भी आप आंसर दे सकते हैं कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी उसमें होगा। महाराष्ट्र में आपको पता है बीजेपी की समर्थन की सरकार है। यहां पर आपको पता है वाम दलों की सरकार, लेफ्ट पार्टी की सरकार है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। तो बचा क्या? तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के द्वारा हाल में ही इंदिरा सौर गिरी जला योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। याद रखिएगा इस योजना के बारे में। अगला, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हाल में ही न्यूज में आया है ये टाइगर रिजर्व, बात करेंगे इसके बारे में बाद में। बताइए किस राज्य में स्थित है। तो उदंती सीता नदी टाइगर आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां है? छत्तीसगढ़ में स्थित है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। याद रखना है इसके बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? हाल में ही हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा जो कृषक हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान की शुरुआत की गई है। तो आंसर है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अन्नदाता सम्मान अभियान है क्या? ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा मिशन है क्या? ऑप्शन सी विकसित कृषि संकल्प अभियान है क्या? या डी कृषि विकास यात्रा है? जरा बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा स्लो कर लेना, और मेरी स्पीड अगर आपको कम लगे तो थोड़ा फास्ट कर लेना, मैनेज हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना ज़्यादा फास्ट रहे ना ज़्यादा वो रहे। पूरे दिन के करंट अफेयर हम आधे घंटे से 20 मिनट में कवर कर लें। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक पहलू पर आपके साथ वो करूं। आज पहला दिन है, थोड़ा हो सकता है मेरे में कुछ कमियां हो, लेकिन इसको इग्नोर करिएगा, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा 2-4 दिन में इतने व्यवस्थित तरीके से आपको करंट अफेयर कराऊंगा कि पूरे दिन में आपको ना अखबार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। और करंट के साथ स्टैटिक को जोड़कर, जिससे कि आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो सके। तो हाल में ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी मिशन विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब आपको याद रखना है कृषि 7वीं अनुसूची में कहां आता है? आपको याद है ना 7वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो 7वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? डिवीजन ऑफ पावर। किसकी?
डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो शक्तियों के विभाजन में 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट का नाम क्या है बताओ? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट का नाम क्या है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी लिस्ट का नाम क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। तो कृषि स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, लेकिन यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, भारत में सबसे पहले पूरा राज्य जो सौर कृषि, जैविक कृषि को करता है, दुनिया का पहला राज्य जिसने जैविक कृषि को प्रमोट किया है, उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। और सिक्किम को याद करिए भारत में कब शामिल किया गया था? 1975 में। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन की सहायता से, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कब? कौन सा? 22वां राज्य बना था। यह भी बात याद रखिएगा सिक्किम के बारे में। चलें आगे आइए। अब ये थे आज के 8 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैंने आपको करंट अफेयर का एरिया कवर करने की कोशिश की है। अब आपके लिए मैं आज का अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं। जरा ध्यान से सुनिए इस अभ्यास प्रश्न के बारे में, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं ना कि आपका भी पार्टिसिपेशन रहे, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन रहेगा तो मेरा चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो मैं ये भी चाहता हूं। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की? आप जानते हो अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? IAS, IPS, IFOS, यानी कि भारतीय वन सेवा। और अब IAS जानते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा। तो इन 3 सेवाओं को, ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म करने की मांग की थी किस आयोग ने? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी आयोग ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता आयोग ने, ऑप्शन सी राजमन्नार आयोग ने, या डी मंडल आयोग ने। किसने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की बात की थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और एक और बात, अगर आपको इन चारों आयोगों के बारे में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जिस बच्चे का आंसर अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, और कल मैं इसके आंसर के साथ आपको मिलूंगा। और एक और जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई कमी इस क्लास में लगे तो वो भी सजेशन दीजिएगा, जिससे कि और ज़्यादा बेहतर चीज़ें लाई जा सकें। आपके सजेशन को बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट के बीच में कवर किया है। व्यवस्थित रूप से ये क्लास चलेगी और हर 10 बजे ये क्लास आया करेगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ कल की क्लास में, यानी कि 23 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए काम करते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।